हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पढ़ रहे थे। आपको मैं याद दिला दूं कि 1956 हमारा एक एक्ट और भी है जो 1956 का ही है, वो है हमारा हिंदू सक्सेशन एंड हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी हमारा 1956 का है और हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी 1956 का ही है। तो इसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 1 से 5 तक 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे। और चैप्टर 2, सेक्शन 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। 1 चैप्टर हम ऑलरेडी इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 हमारा कहता है निर्वसियती उत्तराधिकार, यानी निर्वसियती किसको कहता है? ऐसे लोग जिनके नाम कोई वसीयत लिखी ही नहीं गई, जो वसीयत लिखने से पहले ही खत्म हो गए, तो उन लोगों के अधिकार की बात की जा रही है कि भाई जिसके जिसके नाम वसीयत है उसमें तो क्लियर है कि भाई ये चीज़ आपके नाम है, ये चीज़ आपके नाम है, ये चीज़ आपके नाम है। बट जिसके नाम कुछ लिख के ही नहीं गया होगा, वहाँ उसके राइट को कैसे पता चलेगा? वो राइट्स कैसे उसके क्रिएट होंगे, कौन कौन से उसके राइट होंगे, उस चीज़ की बात चैप्टर 2 कहता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वसियती उत्तराधिकार और इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टेड सक्सेशंस। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, तो प्लीज़ बेयर को देख लें। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं सेक्शन 5। ये जर्नल की बात करता है ना। सेक्शन 5 क्या कहता है हमारा? अधिनियम की कुछ संपत्तियों का लागू ना होना, यानी कि जो एक्ट है वो कुछ प्रॉपर्टियां जो हैं उस पर लागू नहीं होता। अब एक्ट हमारा क्या बोलता है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सेक्शन 5 का 1 क्या कहता है कि ऐसे किसी संपत्ति का जिसके लिए उत्तराधिकार विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 21 में अंतर विशिष्ट उपबंधों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा विनियमित होता है। यानी कि अब देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि जो हिंदू है उस सब पे हिंदू लॉ लागू होता है। ठीक है, जो भी अपने को हिंदू मानता है या हिंदू समझता है, हिंदू रूल्स फॉलो करता है, उन सब पर ही एक्ट लागू होता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो भी उन्हीं लोगों पे लागू हुआ जो हिंदू हैं। बट सेक्शन 5 ने क्या बोला कि भैया कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जहां मैं लागू नहीं होता हूँ। अब वो संपत्तियां कौन सी हुई? इन्होंने कहा 5 के 1 ने बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर बात की गई है के बारे में, जिसके उत्तराधिकार के यानी जिसके सक्सेशन के बारे में कहाँ जिक्र है? विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हुई। ठीक है, 1954 की धारा सेक्शन 21 में अंतर्विशिष्ट है, यानी कि उसके अंदर उसको दे रखा है के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो है उसके द्वारा विनियमित होता है। यानी कि अब वो लागू कैसे होता है? उसको लागू कहाँ से किया जाएगा? उसको किया जाएगा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। देखिए आप सबको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट भी है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है? जहाँ पे दो अलग धर्म के जो हैं, रिलीजन्स के हैं, वो कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज करते हैं उनका डाइवोर्स भी इसी एक्ट के तहत होता है। इनका डाइवोर्स आप HMA के सेक्शन 13 के थ्रू नहीं करा सकते, ये वहाँ अप्लाई नहीं होगा। जितनी भी आप लोग सुनते हैं कि भाई ASM कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर ली, जिससे आपने जनरली हम लोगों ने सुना है कोर्ट मैरिज कर ली, तो जो कोर्ट मैरिज होता है उस कोर्ट मैरिज को जो मैरिज वहाँ पे जो कंज्यूमाइज होती है, जो मैरिज स्थापित होती है, वो जो मैरिज होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आती है। वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1950 के तहत नहीं आती है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आती है। ठीक है, तो जब मैरिज उसके अंदर हो रही है तो डाइवोर्स भी उसी एक्ट के अंतर्गत दिए गई सेक्शन से होगा। समझ रहे हैं आप? एक साथ नहीं होगा। ये नहीं है कि कोई मान लीजिए ए है, ए आपके पास आया और उसने आपको दिखाया अपना कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट और ये बोला जी फलाना SCM कोर्ट में मैंने मैरिज कर ली, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है ना। ये मेरा एक देखिए, एक होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है ना। मैरिज करना जिसको हम प्रॉपर कोर्ट मैरिज का वर्ड बोलते हैं कि कोर्ट में शादी का होना, है ना, तो वो क्या होता है, वहीं से हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें हमारी मैरिज को बताया जाता है कि भाई आज से हम पति पत्नी कहलाएंगे।
ठीक है। तो वो जो हुआ वो किस में हुआ, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ। एचएमए क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, हिंदू मैरिज में अगर दोनों पति पत्नी हिंदू हैं तब वहाँ पे मैरिज होगी, है ना। अगर आप मुस्लिम में जा रहे हो तो दोनों का मुस्लिम होना ज़रूरी है, या फिर आप अपना धर्म बदलो तब जाके आप मुस्लिम या हिंदू में शादी करो। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, जो जिस धर्म का है वो उस धर्म का रहते हुए शादी कर लेता है। अब मान लीजिए ए आपके पास आया, उसने कहा वकील साहब ये देखिए मेरी शादी कोर्ट में हुई थी, मैंने कोर्ट मैरिज करी है। देखिए मैं इसमें आर्य समाज मंदिर की शादी नहीं कह रही हूँ। आर्य समाज मंदिर की शादी हमारी वैदिक शादी ही होती है, और उसमें अगर डाइवोर्स होता है तो वो एचएमए के सेक्शन 13 में ही होता है। यहाँ बात कर रही हूँ मैं स्पेशल मैरिज एक्ट की, जो कि कोर्ट मैरिज कहलाता है, जिसको हम प्रॉपर कोर्ट मैरिज बोलते हैं। तो कोई आपके पास आता है, ए आया और ए ने कहा वकील साहब ये देखिए मेरी मैरिज और ये मेरी कोर्ट मैरिज हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, उसने कहा आप क्या चाहते हैं, आपने उससे पूछा भाई आप क्या चाहते हो, तो ए ने कहा कि भैया हम तो तलाक चाहते हैं। तो आपने कहा ठीक है। तो ज़्यादातर अब क्या हुआ कि आपने उठा के एचएमए का सेक्शन 13 डाल दिया, तो क्या वो केस मेंटेनेबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, वहाँ तो वो लागू ही नहीं होता। तो वहाँ पे क्या करा जाएगा, आप क्या करेंगे, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के ही सेक्शन को उठाएंगे जिसमें ऑलरेडी डाइवोर्स का प्रोविज़न दिया हुआ है। सेम बात यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपकी संपत्ति है ना है ऐसी कोई संपत्ति जो उत्तराधिकार के विशेष मैरिज, जो विशेष मैरिज है यानी स्पेशल मैरिज एक्ट है के धारा 21 में अंतर्विष्ट, यानी उसमें जो रूल्स दे रखे हैं उसके अंतर्गत आ रही है आपकी मैरिज, और उस पे जो अप्लाई होगा वो आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम होगा। यानी कि उस मैरिज से रिलेटेड जो मैरिज हुई है और उसमें जो आपके सक्सेशंस बन रहे हैं, जो उत्तराधिकार बन रहे हैं, वो भी अगर उसको हम अप्लाई करेंगे तो कौन सा एक्ट अप्लाई करेंगे, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ए और बी की मैरिज हुई, ए जो था वो मुस्लिम था और बी जो था वो हिंदू थी। अब क्या हुआ, इन्होंने शादी कर ली, तो अब जो है जो ए था वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, मैरिज जो हुई ना तो वो मुस्लिम लॉ से हुई और ना ही वो आपकी हिंदू लॉ से हुई, वो हुई कहाँ जाके, स्पेशल मैरिज एक्ट में। अब क्या होता है कि जो उनका बच्चा है सी, उसको अब कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं देता, वो उसका उनका लीगल हेयर है, वो उत्तराधिकार है उसका, लेकिन जो उसके ए है वो बिना वसीयत के मर गया। अब जो मुस्लिम जो है वो कहते हैं जी आपने तो हमारे उसमें तो शादी नहीं करी, तो फिर आपका तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और लीगली वो ले भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसका राइट बन ही नहीं रहा था उस तरीके से, क्योंकि उसके मम्मी पापा की शादी तो स्पेशल मैरिज में हुई। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जाएगा सक्सेशन, द हिंदू सक्सेशन एक्ट पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा भारतीय उत्तराधिकार यानी कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत अगर कोई भी वो लीगली कार्यवाही करेगा तो वो वहाँ से करेगा। अगर वो अपने राइट की बात करेगा तो वो उस एक्ट में जाके राइट की बात करेगा। देखिए अगर वसीयत में लिख दिया गया, ए ने अगर लिख दिया कि भैया फलाना मकान इसका, ढिकाना मकान उसका, तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि लिख के नहीं गए, वो ऐसे ही निकल लिए। अब जब ऐसे निकल लिए तो बेचारा क्या करे, वो उसको तो कोई राइट ही नहीं समझ में आ रहा है। हिंदू हो तो हिंदू राइट अपनाए, मुस्लिम हो तो मुस्लिम के, वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करे। तो अब उसने क्या करा, उसे एक वकील साहब मिले, उन्होंने बोला नहीं भाई आप एक काम करो, आप इस तरीके से जाओ। तो यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के में जो अगर बंद दे रखे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी है तो फिर वो जाएगा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। तो उन संपत्तियों पे हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि उससे जो भी आप करेंगे उसमें जितने भी आपके रूल्स हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, उस सब पे अगर जब उत्तराधिकारी की बात आएगी तो वहाँ आप सीधे पहुँच जाएंगे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 पे, ना कि हिंदू उत्तराधिकार 1956 पे, इसमें नहीं जाएंगे। तो वहाँ उन संपत्तियों पे अप्लाई नहीं होगा। पहला बात तो उसने ये बोला। अब दूसरा क्या कहता है, ऐसी किसी संपदा का जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई किसी भी प्रसंहिता या करार के निर्बंधों द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित किसी अधिनियम के निर्बंधों द्वारा एकल वारिस अवजनित हुई है। मीन्स अब समझिए 5 का 2 क्या कहता है, कहता है भैया ऐसी प्रॉपर्टी
जो देसी राज्य के शासक द्वारा, आप समझ रहे हैं, हमारा जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, जब यहाँ पे राजाओं का शासन था, तो होता क्या था कि प्रॉपर्टी राजाओं के हिसाब से थी, शासन जो थे वो राजा कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, ठीक है, और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ये कहा गया कि कौन सा राज्य कहाँ जाएगा, तो भाई कोई भारत में आ गया, है ना। जैसे आपका हैदराबाद आया, आपका जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दे दिया गया था, लेकिन उसे बाद में तो अब 370 हटते ही वो नॉर्मल हो गया, वो भी, है ना। तो जैसे आपका आप जनरली आप देख लें, जयपुर है ना, आपका जितने भी राज्य हैं, जयपुर है, आपका पंजाब है ना, आपका हैदराबाद भी हमारे पास भारत में बहुत काफ़ी टाइम बाद मिला था। तो ये सारे जो थे इनके देशी राजा थे। इन सबको क्या कहा, भैया आपको पेंशन मिलेगी, आप ना अपना, ठीक है नाम के लिए तो है, लेकिन अब आप शासन नहीं करेंगे। शासन कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। तो वहाँ कह दिया कि जिसको उस टाइम पर बता दिया गया, मान लीजिए किसी संपत्ति पर ये बता दिया कि जो फलाने राजा के बेटे का राइट है इस पे, तो है ना, तो क्या वहाँ पे ये सक्सेशन एक्ट लागू होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस एक्ट के बनने से पहले चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। तो ये कहा गया है कि जहाँ पर भारत सरकार द्वारा की गई संविदा, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उसमें ये चीज़ें आ गई हैं कि भैया ये चीज़ तो फलाने आदमी की है ना, और उसके बाद अगर कोई भी वहाँ मरता है या गिरता है या बिना वसीयत के मरा जाता है, तो उस पर क्या होगा, उस पर उस करार के हिसाब से चलेगा, ना कि सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। यहाँ वो उस संपत्ति पे भी ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक करार बना, भाई राजा था, राजा की जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली। उसके बाद कहा गया अच्छा ठीक है भाई, ये जो संपत्ति है ये आपकी है, इसके बाद आप मरेंगे तो इसकी हो जाएगी, इसकी, चाहे वसीयत लिखें या ना लिखें। तो क्या वो सक्सेशन एक्ट के तहत आ सकता है? कोर्ट में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंदर उसका एक गवर्नमेंट शासक का जो राजा था और वो जो केंद्र था, सॉरी जो गवर्नमेंट थी, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो जो संपत्तियाँ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ गई, उस संपत्ति पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़ तो इन्होंने ये कह दी। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही कि वलियम या तबुरम कॉवलिंग संपदा और पैलेस फंड की जो भी महाराजा कोचीन द्वारा जून 1949 को प्रख्यात उद्घोषणा द्वारा शक्तियों के आधार पर पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है। यानी कि अब ये बात करता है कि ऐसी कोई भी संपदा या ऐसा कोई भी पैलेस जो महाराजा कोचीन द्वारा, है ना, 29 जून 1939 को घोषित कर दिया गया, यानी उसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो उससे रिलेटेड जो भी पैलेस हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा अंडर आ गए, तो वहाँ भी ये आपका एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सेक्शन 5 के 2 में ये एकल वारिस अवजनित हुई है, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि उसी की है, ये एकल वारिस बना दिया गया है, उसको सिंगल वारिस बना दिया गया है, चाहे वो फिर वसीयत लिख के मरे या ना लिख के मरे, तो उन प्रॉपर्टियों पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 हमारा क्या कह रहा था कि सेक्शन 5 हमारा ये कह रहा है कि भैया कुछ एक्टों, कुछ संपत्तियों पे मैं लागू नहीं होता, ठीक है, क्लियर। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स पे आप कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। और अब आते हैं, मतलब कॉमन अगर हम सिंपल तरीके से समझो तो सीधी सी बात है कि सेक्शन 5 ऐसे संपत्तियों पे लागू कह रहा है कि ये एक्ट ऐसे संपत्तियों पे लागू नहीं होगा। पहला, जो संपत्ति विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई भी रूल्स हैं और उसको जो रेगुलेट कर रही है, उसको जो चला रही है, वो कौन से चला रही है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम चला रही है, तो वहाँ पर एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरा, ऐसी संपत्ति जो किसी देश के राज्य के, किसी देसी राज्य के जो लोकल वहाँ का जो स्टेट का जो राजा था और सरकार के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई गई, संपत्ति दिखाई गई और उसको एकल वारिस यानी सिंगल वारिस बता दिया गया है, तो वहाँ पर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा। तीसरा, जो कोचीन के समय में कोई भी पैलेस या चीज़ें घोषित कर दी गई और उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा अब फॉलो किया चल रहा है, तो वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। इन 3 बातें कहीं, ठीक है, वहाँ पर ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ है, एक केस है
बाजियाई वर्सेस गोपिका बाई, ये केस है AI 1978 का, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया कि यदि भूमि विधियां किसी भूमि पर न्याय गमन के अधिकारों के संबंध में विशेष प्रावधान निर्मित करती हैं तब इस अधिनियम के प्रावधान का अधिभावी होंगे। अब देखिए यहाँ सारी बातें इन्होंने कह दी भाई यहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पर वो जो भूमि है ना, जो जमीन है वो कृषि जमीन है और वहाँ पर जो है वो लॉ लैंड आपका लागू हो रहा है ना, लॉ लैंड, तो वहाँ पे जो राइट हैं उसके, इस जो प्रोविज़न होंगे, जो राइट होंगे एग्रीकल्चर लैंड के, वहाँ वो पे ये फिर एक्ट आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, ये किस केस में कहा गया? बजाया वर्सेस गोपिका बाई। देखिए जनरली केसेस नहीं पूछे जाते हैं बट कई बार पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको एक बहुत मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में एक बात कहती हूँ कि बेयर एक्ट के एक भी वर्ड को स्किप ना करें। कभी ये ना सोचें कि भैया ये तो पूछा ही नहीं जाता, हम क्यों पढ़ें। नहीं, आप जज बनने वाले हैं और आप आज की डेट में एक अच्छे एक लॉयर हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। कोर्ट में आप खड़े होंगे तो अगर आपको लॉ पे पकड़ नहीं होगी तो जज साहब तो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, दूसरा बाजी मार जाएगा। तो कोर्ट में जिसका लॉ जितना मजबूत, केस उसके फेवर में, क्योंकि कानून किताबों पे चलता है और किताबों के ज्ञान के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ा होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। तो मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप स्किप कर दें, चाहे भले आपका एक्ट 3 दिन की जगह 5 दिन में ख़त्म हो, 10 दिन में ख़त्म हो, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें, है ना। हबड़ तबड़ कर ली 3 दिन 4 दिन फटाफट, बहुत सौ को होता है कि भैया मैं तो 1 दिन में पढ़ लेता हूँ, 4 दिन में ये पढ़ लेता हूँ, तो प्लीज़ ऐसी बातों पे ध्यान ना दें। सबकी अपनी स्थिति है दिमाग की, कोई 1 दिन में ख़त्म कर लेता है, कोई 5 दिन में ख़त्म कर लेता है। अगर मेरे से अगर पूछा जाए तो मुझे एक एक्ट पढ़ने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत डीपली बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ती हुई चलती हूँ, है ना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज्ञान कम है ना, लेकिन अच्छा हो, ऐसा ज्ञान, अधूरा ज्ञान ना कि कहने को जी बहुत ज्ञान है और क्या थोता चना बाजेगा ना, वो चीज़ ना हो। जितना ज्ञान आपके पास हो वो अच्छा हो, किसी की हेल्प हो सके, मिसगाइड ना हो जाए। क्योंकि देखिए हम लोग एक वकील हैं, सबसे पहले हम जज तो जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन आज क्या है, आज हम एक वकील हैं, है ना, एक अधिवक्ता हैं, एक लॉ एजुकेटेड पर्सन है हम लोग। अगर हमें ही कानून नहीं पता होगा तो हम सामने वाले को क्या गाइड करेंगे। हमारे सामने कोई आता है, हमसे पूछता है, तो वो क्या समझ के आता है कि भैया वकील साहब हैं, इन्हें पूरा ज्ञान होगा, ये तो गलत बता ही नहीं सकते हैं, है ना। और आप बताओगे कब? जब आपको पता होगा, है ना। तो उसके लिए अच्छी से चीज़ों को पढ़ें, ठीक है ना। एग्ज़ाम पास करना अच्छी बात है, चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। रट्टाफिकेशन नहीं, रटना नहीं है, लॉ को रटो मत, है ना, लॉ को रटो मत, उसको समझो कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आपको मैंने सेक्शन 5 बता दिया। देखिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ें। और हिंदू लॉ है तो आपको मैं बता दूँ, हिंदू लॉ हमारी सोसाइटी में आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। आपके पास, आपके अड़ोस में, पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आ जाएंगे जो कहेंगे भैया हमें तो ये परेशानी है, हमें ये प्रॉब्लम है। जो घरेलू है, जो समस्या आपके घर से चीज़ें निकलती हैं उनसे रिलेटेड है। और ये चीज़ ऐसी है कि अगर एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आप नहीं भूलोगे। आप एविडेंस स्किप कर जाओगे, एविडेंस आप भूल जाओगे, आईपीसी भूल जाओगे, सीआरपीसी भूल जाओगे, सीपीसी भूल जाओगे। लेकिन हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ हो गया आपका, प्रॉपर्टी एक्ट हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका, है ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो भूले नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। हर 4 में से हर 3 बंदे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है ही है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि होता ही होता है। तो एक बार अगर ये समझ में आ गया तो टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस एक बार आपको पन्ने पलटने हैं और आपको चीज़ें याद आ गई कि हाँ जी फलाने में ये था, वहाँ हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 5 क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6। देखिए सेक्शन 6 थोड़ा सा लेंथी है तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बहुत लेंथी है ये, है ना। कम से कम 25 मिनट का होगा ये। तो आज मैंने सेक्शन 5 पढ़ाया है और ख़ुद भी पढ़ा है और आपको भी पढ़ाया है।
तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार एक्ट के साथ ज़रूर पढ़ें। और अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी, और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में एक्ट पे कोई भी मैं वीडियो बनाऊं, और या फिर इन्हीं सेक्शनों को अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ा दूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर दें, ठीक है। मैं ज़रूर आपका वो इंग्लिश में जो भी आप सेक्शन मुझे बताएंगे वो मैं आपका करा दूँगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। और घर में रहें, स्वस्थ रहें, केयरफुल रहें, अपने और अपनी फैमिली की केयर करें, और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें प्लीज़, क्योंकि कोविड जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हॉस्पिटलों की भी हालत ऐसी है कि हम गए इलाज कराने और कुछ का कुछ आ रहा है निकल के। तो आई होप, मैं आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ जहाँ भी जाएं सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और बिना वजह के से घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी लाइफ आपके परिवार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसी के साथ आज हम अपना इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम सेक्शन 6 को पढ़ेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय।